चलो आज हिंदी हिंदी थोड़ा गैप हो गया इधर। हिंदी हिंदी में क्या पढ़ाया गया था? स्वर। स्वर बता दिया गया था। स्वर के बाद आज व्यंजन। उससे पहले जल्दी से बताओ वर्ण कितने बनते हैं हिंदी में? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52 वर्ड। ठीक है, 52 वर्ड टोटल है। और उसमें ये 3 भागों में बांटा गया था। स्वर, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा। तो 52 में स्वर कितने थे? 11 स्वर पढ़ किया गया है। व्यंजन 39 कुल व्यंजनों की संख्या है। और अयोगवा 2 अंक और अह 2 बताया गया था ना, अंक और अह। ये क्या है? इसको बोला जाता है अनुस्वार। अनुस्वार बोला जाता है। और इसको विसर्ग। ठीक है, इसके अलावा देखो आगत व्यंजन। आगत तो वर्ड भी है, 3 वर्ड जो है आगत मेन रूप से है। आगत एक आ देखे होगे ऐसे, जैसे डॉक्टर पे आ बताया गया था ना स्वर में। उसके अलावा ज और फ ऐसे बिंदी लगी रहती है, ज और फ। तो कहीं कहीं जो है आगत इन तीनों को भी जोड़ के टोटल वर्डों की संख्या 55 कर देता है। वैसे नॉर्मली अगर पूछेगा हिंदी में वर्ड की संख्या कितनी है? 52 ही है। कहीं कहीं जोड़ के इसको 55 कर देता है। तो ये है, ये भी इसमें कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। आगत सहित पूछेगा तब इसको इन तीनों को शामिल करके 55 हो जाएगा। तो वैसे नॉर्मल क्या है? 52 ही है। तो स्वर हो गया था। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है सबसे पहले? तो जो स्वरों की सहायता से बोले। हाँ, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाने वाले वर्ण ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कितना है? व्यंजनों की संख्या 39 व्यंजन टोटल। अगर इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाएगा ज और फ तो 41 हो जाएगा। कभी कभी अयोगवा को भी इसी में जोड़ लेता है तो 41 हो जाता है। वैसे नॉर्मली क्या है? 39 है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन के प्रकार? तो इनको मुख्यतः 5 भागों में पढ़ा दिया जाता है। 5 भागों में बांट के पढ़ाया था। 5 भाग। पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। दूसरा अंतरस्थ व्यंजन। तीसरा उष्ण व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। और 5वां है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट या इसी को द्विग व्यंजन कहा जाता है। द्विग व्यंजन। ये टोटल 5 भागों में बांटे जाते हैं इसको। तो पहले में जो स्पर्शी व्यंजन है इसमें कुल टोटल क से लेके म तक 25 5 वर्गों में बटा होता है। 5 वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 भागों में बटा होता है। तो टोटल मिला के क से लेके म तक कुल कितने व्यंजन हो गए? 25। तो 25 हो जाएंगे। इसको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। और दूसरा है अंतरस्थ। य, र, ल और व। अंतरस्थ व्यंजन। ये कुल कितने हो गए? 4। य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन ये भी 4 होते हैं। तीनों स जो होते हैं, बड़ा स, खटकोड़ वाला स, छोटा स और ह, ये उष्ण व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन छ, छत्री वाला छ हो गया, त्र, अज्ञ और श्रवण कुमार श्र।
उचित या द्विगु व्यंजन, ये हिंदी वर्णमाला जब लिखा जाता है तो नहीं होता है, ये जब यूज किया जाता है, लिखा जाता है, लिखते समय सड़क वाला जैसे ड़ आता है ये, और ये ढ के नीचे ये आता है, पढ़ना लिखना जैसे आता है उसमें ये बिंदी रहता है। तो ये कितने हो गए? 2। कुल मिला के ये 4 संयुक्त व्यंजन 4, ये 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39, ये कुल मिला के 39 व्यंजन होते हैं। अब उसमें ये चूंकि क्या है, संयुक्त है, एक से ज्यादा से मिलके बन रहे हैं, इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है, और ये तो बाहर हिंदी वर्णमाला में है ही नहीं, बाद में इसको अलग से लिखा हुआ पढ़ा जाता है। तो इसको इतना मिला के ये जो हो गया तीनों स्पर्शी, अंतरस्थ और उष्ण व्यंजन, ये कितना हो गया? 25 प्लस 4 और प्लस ये 4 मिला कितना हो गया? कुल 33। 33 को मूल व्यंजन भी कहा जाता है। मूल व्यंजन जैसे मूल स्वर था ना, उसी तरह से इसको मूल व्यंजन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो इस मूल व्यंजन ये सब शामिल हो जाएंगे, और ये इनका टोटल संख्या 33। तो दोनों तरह से पूछता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तब कितना हो जाएगा? 39। मूल व्यंजन केवल पूछेगा 33, स्पर्शी व्यंजन पूछेगा तो 25, अंतरस्थ पूछेगा तो 4, उष्ण पूछेगा तो 4, और संयुक्त पूछेगा तो 4। ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा? ये 5 वर्ग में बटा हुआ है, सबका क वर्ग का, च वर्ग का, ऐसे सबका हो जाएगा। अब ये अंतरस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतरस्थ व्यंजन, इसके बारे में थोड़ा सा एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अंतरस्थ में य ल व, ये क्या है? इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध वर्ण भी कहा जाता है। अर्ध, ये ना तो पूरी तरह से स्वर है, ना तो पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। तो मेन रूप से ये य और र, इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। य और र को अर्ध स्वर, क्योंकि ये सब स्वर का भी काम करते हैं। अभी जब संधि पढ़ा जाएगा तो उसमें कहीं भी आएगा संधि में तो य और र भी शामिल रहता है। य र ल सब होता है, इसलिए इसको अंतरस्थ बोला जाता है। ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना तो पूरी तरह से व्यंजन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको ये अंतरस्थ बोला जाता है। अब इसमें ल और र के बारे में थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। एक पूछता है लुंठित व्यंजन और एक पार्श्विक व्यंजन। तो लुंठित में जिसमें जीभ बेलन की तरफ मुड़ जाती है तो वो र होता है, र को बोला जाता है लुंठित, इसको लुंठित व्यंजन। और ल को जो है पार्श्व, जो सांस जो है बाहर किनारे साइड से निकल जाती है, पार्श्व व्यंजन। ये भी अलग से कई बार पूछा है, पार्श्व व्यंजन। उष्ण, इसके बाद ये 4 उष्ण 4 होते हैं। इसमें ये तीनों तरह के स। उष्ण क्या होते हैं? उष्ण व्यंजन मुंह से गर्म हो है, हाँ, जो प्राणवायु होती है थोड़ा गर्माहट के साथ निकलती है, रगड़ के साथ निकलती है, इसी वजह से इसको उष्ण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो समाज में गालियां वगैरह है वो भी टाइप इसी वजह से स से शुरू होती हैं, स से ह से ज्यादा गालियां भी शुरू होती हैं। तो ये उष्ण व्यंजन हो गया 4। अब ये संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब क्या है? जो 2 वर्ड से मिलकर बने, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको संयुक्त बोला जाता है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी थी? 7 और मूल स्वर 4। इसी तरह संयुक्त स्वर भी हैं जो 2 से ज्यादा से मिलेंगे, 1 से ज्यादा से मिलकर बनेंगे वर्ड से। तो ये सबसे पहले ये छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये छ किससे मिलकर बनता है? हाँ, क प्लस खटकोड़ वाला स्वर। तो पहला जो वर्ड रहेगा वो हमेशा आधा होता है, मतलब उसमें से स्वर निकला होता है। क हो गया, त्र, त और र, त प्लस र, ये आधा हो जाएगा। अज्ञ ज प्लस इया, ज प्लस इया, तो ज आधा हो गया। और स्र स और र। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इसमें कई बार जो है ये पूछा है इसके बारे में, इसको ये ज्यादातर पूछता है किससे मिलके बनता है, ज्यादा कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है। और इसके बाद ये उचित या द्विगु व्यंजन ड और ढ जो होते हैं
ठीक है, द्विगु व्यंजनक क्या होगा, इसको उठा के लाया गया, ठीक है, उक्षिप्त, तो ये उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। ये व्यंजन के कुल प्रकार हो गए। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं, कौन कहां से निकलता है, ठीक है, ये ज्यादा पूछता है, कौन सा वर्ड कहां से निकलता है। अब ये इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कहां से निकलता है, ये ज्यादा परीक्षाओं में पूछता है। तो इससे कुल निकलने के 8 जगह हैं, जो स्वर या वर्ण जो निकलते हैं हमारे मुख से, कुल 8 जगह है। पहले देख लो कौन कौन से हैं। फिर सबसे पहला है कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर ओष्ठ, नहीं पहले दंत, फिर ओष्ठ। ये तो सीधा सीधा हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसके बाद कंठ प्लस तालव्य, इन दोनों को जोड़ के कंठ प्लस तालव्य, फिर कंठ प्लस कंठ के साथ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, और एक होता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ये कुल 8 हो गया, 8 जगह से निकलता है वर्ण, जो निकलने का स्थान होता है 8 जगह। जैसे तो कंठ क्या होता है, कंठ क्या होता है, ये जो यहां से स्वर जो निकलता है कंठ हो गया। तालव्य उसके ऊपर, इसके ऊपर जो होती है जीभ नीचे जो सरती है, मूर्धन्य में जब जीभ फोड़ के ऊपर जाती है, दंत दांतों से ओष्ठ, ओठ वाला हो गया। कंठ प्लस तालव्य जब दोनों रहेगा, कंठ और तालव्य दोनों होगा, कंठ और ओष्ठ, कंठ से भी रहे और ओष्ठ भी रहे, और दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ। तो अब इसमें कंठ में दोनों एक साथ देख लिया जाएगा, स्वर और व्यंजन को भी पूछता है। तो कंठ में सबसे पहले क्या होगा, क वर्ग पूरा हो गया, क वर्ग, ठीक है। इसके साथ स्वर में अ और आ, ठीक है, अ आ नहीं आ जाता, और आ। इसके अलावा ह जो होता है उस व्यंजन ह, कहीं उसको स्वरीय तंत्र में भी दिया है, स्वतंत्र स्वरीय तंत्र, लेकिन ह भी इसमें आता है। अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करेंगे ह के लिए। अगर स्वतंत्र स्वरीय दे दिया है तो उसको मानेंगे, नहीं तो फिर इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद फिर तालव्य में च वर्ग है, च वर्ग के साथ दोनों ई, छोटी और बड़ी, दोनों ई हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जो अंतरस्थ में य और उष्ण में स, बड़ा स, य और स याद रखने का तरीका है यस, नाम याद कर लेंगे यस, ठीक है। और ये दोनों पहले वाले में क वर्ग वाले में आ आ गया लाइन से, और तालव्य वाले में ई आ गया, तो लाइन से दोनों हो गया। अब ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, ट वर्ग, ट वर्ग, लेकिन अब ये क्रम जो है अब ये नहीं आएगा, अ आ ई तो लगातार आते हैं, लेकिन तीसरे वाले में ट वर्ग में ये नहीं है कि क्या होगा, उ नहीं आएगा, उ ओष्ठ वाले में आता है। इसमें वो छोड़ के री, ऋषि वाला री। और अब यहाँ पे ये स आ चुका है पहले, अब इसके बाद फिर कौन सा सा लिख रहे हैं, वर्णमाला क्रम में खटकोड़ वाला सा, तो खटकोड़ वाला सा आता है। ऋषि से याद रखेंगे, ऋषि में दोनों आते हैं, ऋषि से याद रखेंगे ये इसमें ट वर्ग में आता है, ठीक है। फिर तालव्य नहीं, दंत में ये त वर्ग हो गया, त वर्ग, त वर्ग में दांत से। फिर उसके बाद अगला क्या आता है, त वर्ग के बाद ल, ल, और ये नहीं, छोटा सा नहीं आता, इसमें ल आएगा। अब ओष्ठ वाले में प वर्ग, प वर्ग, और प्लस अब ये जो उ छूटा हुआ था ओष्ठ में, उ बोलने से भी उ आ रहा है, तो उ हो जाएगा, छोटा और बड़ा।
अब कंठ प्लस तालव्य, यहाँ पे कंठ का भी हो और तालव्य का भी हो। तो अभी ये पढ़ाए थे ए जब पढ़ाया गया था, तो ए किसका व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर में ए किससे बनता है, अ प्लस ई से। तो अ इसमें का हो गया, ये ई इसमें का हो गया, तो ए जो होगा इसमें, ए और है, ये हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य, कंठ और ओष्ठ। अब वही अ और उ, ओ बनता है, तो अ और उ मिलके बन जाएगा ओ और औ, और दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलके बनेगा तो वो व होता है, व। ये उतारो जल्दी से। हो गया। अब देखो दो है, एक छोटा सा और र। तो छोटा सा और र के लिए दो कंडीशन है, कभी कभी ये जो है इसी में शामिल कर देता है, और उसके लिए नहीं तो कभी कभी देता है। तो एक होता है दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़े, इसको वत्सर्य बोला जाता है, वत्सर्य, वत्सर्य। अब इसमें छोटा सा और र, अगर यहां नहीं होगा तो फिर इसमें रहेगा, ये कंडीशन है, और नहीं तो वहां रहेगा। अगर इसमें रहेगा तो याद कर लो सरल, सरल। और अगर स्वतंत्र दिया है तो, अब दोनों के लिए कंडीशन है, एक ह के लिए भी स्वरीय तंत्र उसको बोला जाता है, और इसके लिए वत्सर्य। कई बार यहां भी देता है, और जैसा ऑप्शन मिलेगा उसके हिसाब से इसको करेंगे। अब ये हो गया, इसके बाद आता है कुछ और व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन, सघोष अघोष प्राणवायु के आधार पर निकलता है, और अल्पप्राण महाप्राण, ये चारों महत्वपूर्ण है, अघोष और सघोष। इसके अलावा अल्पप्राण महाप्राण, ये चार है। तो अघोष सघोष एक साथ है, अल्पप्राण महाप्राण एक साथ है। तो अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, नहीं पहले सघोष अघोष क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो जो प्राणवायु निकल रही है वो गूंज के साथ निकलेगी तो घोष हो जाएगा, घोष भी इसको कहा जाता है, सघोष या घोष, घोष। और बिना गूंज के निकलेगी तो अघोष। तो हर वर्ग का जो पांचों वर्ग है, क ख क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो पहला दूसरा, ये पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, पहला और दूसरा हर वर्ग का। और तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होता है, सघोष होता है। इसके अलावा जो सारे स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, गूंज के साथ निकलते हैं, सघोष। और अभी बच गया है उष्ण व्यंजन और अंतरस्थ व्यंजन, वही बचा है ना, उष्ण व्यंजन और अंतरस्थ व्यंजन। तो सभी जो है जो उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन में कौन कौन से है, बड़ा सा खड़गोल, हाँ तीनों स और ह। तो इसमें जो तीनों स होते हैं वो अघोष होते हैं, तीनों जो स होते हैं, स खड़कोड़ वाला स और छोटा स, ये अघोष, और जो ह होता है ये इसमें चला आता है सघोष में। और इसके अलावा अब इसमें उष्ण व्यंजन आ गया, तो अंतरस्थ व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, सभी अंतरस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। मतलब अंतरस्थ व्यंजन का मतलब क्या हो गया, य र ल और व, ये हो गया, हो गया। आया में इसमें सीधे सीधे यही है कि अघोष में क्या होगा, पहला और दूसरा हर वर्ग का, इसके अलावा सभी जो स होते हैं, ठीक है। अब ये याद रखो कि यहाँ पे सघोष से शुरू हो रहा है, तो सघोष वाले इसके उल्टे वाले में जाएंगे, स किस में जाएगा, जो स से नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। याद करने का तरीका यहाँ से हो जाएगा, और ह इसमें आएगा, और यर अलावा जो अंतरस्थ व्यंजन होता है वो सघोष में आ जाएगा।
अब आता है अल्प प्राण महाप्राण। ये जो वायु निकलती है वो कम वायु निकलेगी तो अल्प प्राण, ज्यादा वायु निकलती है तो महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? हर वर्ग के पहला तीसरा पांचवा, 135 इसको यार, पहला तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये क्या होगा? महाप्राण हो जाएगा। अब इसके अलावा जो सभी स्वर होंगे, अब इसका उल्टा होता है, सभी स्वर इसमें क्या है? जो सहोस है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी स्वर अल्प प्राण हो जाएंगे, सभी स्वर अल्प प्राण में आ जाएंगे। और उसमें इसमें अंतरस्थ व्यंजन कहाँ है? सहोस में, तो वो सब इसमें इसके उल्टे में आ जाएंगे, ठीक है, अल्प वाले में आ जाएंगे अंतरस्थ व्यंजन। और महाप्राण में जो भी ये अंतरस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इसमें उष्ण व्यंजन सभी एक साथ रहेंगे, उष्ण व्यंजन। तीनों स और ह। ये था स्वरों का सब कंप्लीट। वो अब कुछ और भी स्वर नहीं, व्यंजन के कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कभी कभी पूछ देता है, लिख लो डायरेक्ट। जैसे नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। तो जो पांचों वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसके अंतिम अक्षर को नासिक, क्योंकि उच्चारण नाक से आता है, तो नासिक के व्यंजन में हर वर्ग का, सभी वर्ग के अंतिम अक्षर अंग, इय, र, न और म, ये इन सबों को नासिक के व्यंजन बोला जाता है। एक और स्वरों का बंटवारा है, लिख लो जल्दी से, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। ये जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पे, जो मांसपेशी शरीर में जो बोला जा रहा है, तो मांसपेशियों का खिंचाव हो रहा है ना, तो कौन कम खिंचाव हो रहा है, किसमें ज्यादा खिंचाव हो रहा है, इसके आधार पे बांटा जाता है। तो इसको लिख लो, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पे 3 प्रकार के बांटे जाते हैं, 3 प्रकार से। इधर मिटा दें, ये हो गया सब है, ये मिटा दे पूरा। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार लिख लो। पहला है दृढ़ व्यंजन, दृढ़ व्यंजन जो ज्यादा दृढ़ व्यंजन। दूसरा है शिथिल व्यंजन, और तीसरा है मध्यम व्यंजन। तो दृढ़ में क्या आएगा? दृढ़ में आएगा जब मांसपेशियों का खिंचाव ज्यादा होगा, तो उसमें मांसपेशियों का खिंचाव स्टार्ट करने लिखो, मांसपेशियों का ज्यादा खिंचाव। इसमें 4 होते हैं, लिख लो, 4 नोट कर लो। ट, भ, ढ और ड। ट, भ, ड और ढ। हो गया। अब इसके बाद देखो नीचे शिथिल। शिथिल में मतलब क्या हो गया? मांसपेशियों का सबसे कम खिंचाव, मतलब कम खिंचाव होता है, लिख लो, मांसपेशियों के कम खिंचाव। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, लिख लो।
क न म, क न म, इसके अलावा य र ल, य र ल, ये सब क्या है, ये सब जो है शिथिल में आते हैं। और मध्यम में मतलब ना तो ज्यादा खिंचाव हो और ना तो कम खिंचाव हो, वो मध्यम में आते हैं। इसके च ब, छोटा सा, ये सब जो है मध्यम में आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है मांसपेशियों खिंचाव के आधार पे, तो ये हो जाएंगे 3 प्रकार के, दृढ़, शिथिल और मध्यम। हाँ, एक होता है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन लिख लो कहीं है, द्वित्व व्यंजन कभी कभी पूछ दिया है, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन ये क्या होता है, जिसमें आधा रहे और पूरा रहे। हाँ वही व्यंजन आधे में आए फिर पूरे में आए, जैसे बच्चा लिखा जा रहा है, बच्चा, तो बच्चे में क्या हो रहा है, आधा च फिर पूरा च, ये क्या हो गया, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो जिसमें सेम वर्ड जो है आधा और फिर पूरा रहे, ठीक है। जैसे और कोई अगर एक एग्जांपल दे रहा है कक्षा, तो इसमें क्या है, ये द्वित्व व्यंजन का नहीं है क्योंकि च दूसरा वर्ड है और छ दूसरा वर्ड है। बच्चा में क्या है, च और च दोनों एक ही है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। ये हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इस तरह का व्यंजन को द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। चलो इसके बाद जो है, अब एक जो है ग्रामर वाला पोर्शन लेंगे और एक जो और आता है, जैसे उसमें आएगा ये छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, इस तरह का, तो दोनों एक साथ लेके चलेंगे। एक ग्रामर वाले पोर्शन का, इसके बाद क्या आएगा, शब्द, शब्द ग्रामर वाले में आएगा, उधर से लेंगे, नहीं तो पहले रस पढ़ा देते हैं, छंद पढ़ा देते हैं, ठीक है। अगले टाइम पे छंद।